नमस्कार, सभी को नमस्कार। भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमारा क्या है, आधुनिक भारत स्टार्ट हो चुका है और जो मध्यकालीन भारत है, जो मिडिवल इंडिया है, वो समाप्त हो गई है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, चूँकि क्या मध्यकाल यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्या मुगल वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्या इसके बाद भी मुगल वंश रहता है। तो अगर हम बात करें मुगल वंश की समाप्ति की हो तो मुगल वंश समाप्त कब होता है, तो चूंकि अगर हम मुगलों की बात करें तो 1526 से मुगल वंश स्टार्ट होता है और 1707 तक, यहाँ तक क्या है विशेष कर क्या है मुगलों का एक सत्ता में रूल दिखाई देता है। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो जो महत्वपूर्ण जो रोल है जो इतिहास में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके जो बाद शासक हुए हैं वो इतने इम्पोर्टेंट शासक नहीं हुए हैं। इस कारण से क्या है हिस्ट्री में 1526 से लेकर 1507 तक मुगलों का वर्चस्व माना जाता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें कि मुगल जो काल है वो 1526 से लेकर 1856 तक माना जाता है और 1857 तक माना जाता है। क्योंकि जब क्या है 1857 का विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह में क्या है बहादुर शाह जफर ने क्या है एक प्रकार से सहयोगिता दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है उनको रंगून भेज दिया था और उसके बाद क्या है फिर पूरा का पूरा क्या है उनके क्षेत्र पर क्या है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो वास्तविकता अगर हम बात करें कि समाप्ति कब होती है मुगलों की, तो 1857 में। और लेकिन वर्चस्व की बात करें तो क्या है 1707 तक औरंगजेब तक चलता रहता है उनका वर्चस्व। तो यहाँ हो गई मुगलों की बात। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत किसे कहते हैं और जो आधुनिक भारत है वो कहाँ से स्टार्ट है। तो आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, आधुनिक भारत हम वहीं से मानेंगे जहाँ से क्या है आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है, जहाँ पर क्या है एक प्रकार का जो मानव है उसमें क्या है तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और वो सोचने और समझने योग हो जाता है और अपनी तार्किकता के आधार पर वो जो निर्णय लेता है उसको ही हम क्या कहेंगे आधुनिक भारत। जिसमें क्या है नारी की बात करेंगे तो नारी क्या है एक समाज में क्या है समानता है, उसके प्रति क्या है एक प्रकार से रूढ़िवादी दृष्टि को ना होकर क्या है एक समानता की ओर है। वहीं हम बात करें एक ऐसा समाज जहाँ क्या है दलित हो गए और जो उच्च वर्गों के लोग हो गए, वहां पर क्या है कोई भी असमानता नहीं है, दोनों क्या है सब सेम अधिकार है। तो ये सब अगर हम जिस युग की बात करते हैं तो उस युग को कहते हैं हम आधुनिक भारत। तो यहाँ तक हो गया आपका आधुनिक भारत। दो चीज हमने डिस्कस की, एक तो मुगल काल कहाँ से कहाँ तक है और दूसरी हमने बात करी आधुनिक भारत। अब हम बात करेंगे भारत पर क्या है जो ब्रिटिश कंपनियां आती हैं उनके बारे में। तो जब भारत में ब्रिटिश कंपनियां आती हैं तो उस टाइम आती हैं 1500 के समथिंग, 1500-1600 के समथिंग। क्यों? और इस समय क्या है 15 और 16 के समथिंग इस समय भारत में चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी जब 1498 में क्या है वास्को डी गामा आता है तो वहां पर क्या है सिकंदर का वहां पर शासन है। उसके बाद जब ऑफिशियली क्या है जैमुरीन के शासनकाल में हॉकिंस नामक क्या है ब्रिटिशर आता है, वो अलग बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कहीं से कंपनी को पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद फिर क्या है कंपनियां लगातार आती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फिर। तो मुगल के समय यहाँ पर ब्रिटिशरों का आगमन हुआ, तो जैमुरी हॉकिंस क्या है जेम्स प्रथम के राजा थे। तो वहां से क्या है एक पत्र लेकर आया था बिजनेस करने के लिए और क्या है जैमुरीन ने क्या है उसका भव्य स्वागत किया था। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ रही है। तो हम जब बात करें कि 1500 और 1600 के परिस्थिति की कि हमारे यहाँ की परिस्थिति कैसी थी और यूरोप की परिस्थिति कैसी थी, तो जब हम बात करेंगे हमारे यहाँ की परिस्थिति और यूरोपियन की परिस्थिति की बात करेंगे, द सिचुएशन इन इंडिया एंड द सिचुएशन ऑफ यूरोप। तो अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम अपने मध्यकाल में चल रहे हैं, 15 और 16वीं शताब्दी में हम अपने मध्यकाल में चल रहे हैं। और वहाँ यूरोप में क्या है आधुनिकतावाद का उदय हो चुका है, चूंकि वहां पर क्या है एक औद्योगिकरण हो चुका है वहां पर। अब वो वहां पर क्या है नए जलाशय, नए मार्गों की खोज करेंगे, जिससे क्या है अपने व्यापार को
सीमित एक देश में ना होकर क्या है विभिन्न प्रकार के देशों में वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सके। तो वहां चल रहा है आधुनिक काल और यहाँ चल रहा है मध्यकाल। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, अब वो क्या करेंगे, अब वो जहाजों का निर्माण करेंगे। कौन? यूरोप वाले। तो यहीं पर क्या है, जो हेनरी है, तो हेनरी एक राजा है, वो क्या है अपने व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या है, एक दिशा सूचक यंत्र की खोज करता है। दिशा सूचक यंत्र की खोज करता है, ठीक है। तो दिशा सूचक की यंत्र की खोज करता है, जिससे क्या है वो जो जहाज है वो पानी में उतारे और क्या है वो दिशा से पता चल जाए कि किस दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में हमें नहीं जाना है। तो यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अब हम बात करेंगे कि जो पुर्तगाल आए वो भारत में क्यों आए, मतलब उनका उद्देश्य क्या था। देखो सारी बात करेंगे पुर्तगाल की, जो भी आए। तो पहले तो पुर्तगाली आए थे। पहला आया था वास्को डी गामा, जो क्या है अपना यहाँ आया और 60 गुना यहाँ से कमाकर लेके गया। तो यहाँ से 60 गुना कमाया और जब अपने क्षेत्र में गया, अपने क्या है अपने वहाँ देश में गया और उन्होंने बताया कि भाई हम तो क्या है यहाँ से भारत से 60 गुना कमा के लेकर आए हैं। तो वहाँ एक प्रकार से भारत एक आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। ब्रिटिश हो गए, चाहे वो यूरोप कंपनियां हो गई या फिर अब पुर्तगाल हो गए, डच हो गए, फ्रांसिस हो गए। तो सबके लिए क्या है भारत एक व्यापार का अड्डा हो गया, यहाँ से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया व्यापारिक उद्देश्य। तो वो तो इतने व्यापार में उनकी कंपटीशन थी या प्रतियोगिता थी कि जैसे मान के चलो पुर्तगाली का कोई जहाज है, ठीक है, पुर्तगाली का कोई जहाज है और साथ में फ्रांसीसी का कोई जहाज जा रहा है। पहले उन दोनों में लड़ाई होगी कि भाई व्यापार तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनको यहां से हटाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इतनी क्या है व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा थी उस टाइम। तो ये इनका तो पहला जो मकसद था, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो फ्रांसिस कंपनी हो, चाहे वो डच कंपनी हो, तो कोई भी कंपनी हो, तो पहला इनका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत के हमें व्यापार पर कब्जा करना है। क्यों व्यापार पर ही क्यों कब्जा करना है? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या है मसाले हैं और चूंकि क्या है जो यूरोप है वहाँ क्या है खेती उतनी मात्रा में होती नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है वेदर सपोर्टेबल नहीं है। इस कारण से वहां पर के जो लोग हैं वो मीट खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मीट में जब तक जायका नहीं लगेगा उसको वो लोग खाएंगे नहीं। तो इसलिए क्या है जो हमारे यूरोपीय हैं, जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, वो यहाँ मसाले की प्रति क्या है आकर्षित हुई, क्योंकि जायकादार खाना सबको पसंद है। तो इस कारण से क्या है वहां पर जो मसालों की ओर एक प्रकार से आकर्षित हुई। उसके बाद कपड़े, तो यहाँ के कपड़े आज भी सुप्रसिद्ध हैं और उस टाइम भी क्या है सुप्रसिद्ध थे, तो कपड़ों के प्रति आकर्षित हुए। अगर हम बात करें फिर कपड़ों के अलावा चाय के प्रति अट्रैक्ट हुए। हाँ, अब हम बात करें तो ये सब चीजें रही ब्रिटिश कंपनियों के या यूरोपियन कंपनियों के उद्देश्य और आकर्षण के केंद्र। अब हम बात करें कि जो उनका जो मूल उद्देश्य भी क्या था, इसी में शामिल था कि जो तुर्क हैं, तुर्क से हमारा जो व्यापार संबंध है वो बहुत पहले से चला आ रहा है ना, बहुत समय से चला आ रहा है, काफी समय से पहले चला आ रहा है। वो स्थलीय मार्ग से चला आ रहा है, स्थलीय मार्ग से है ना, स्थलीय मार्ग से चला आ रहा है। तो एक कुस्तुनतुनिया एक प्लेस का नाम है, तो वहां से क्या है चला आ रहा था तुर्कों का और हमारा व्यापारिक संबंध। तो यहाँ पर क्या है जो यूरोपियन कंपनी है वो अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं भारत के व्यापार पर। तो एक प्रकार से तुर्कों को क्या है व्यापार में पूरा का पूरा एक प्रकार से वहां सीमित करना और अपना वर्चस्व बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा उद्देश्य, पहला तो हो गया कि भाई जो उनका समाप्त करना, और दूसरा क्या है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो ये व्यापारिक कंपनियों के उद्देश्य रहे हैं। कौन से व्यापारी कंपनी के जितने भी हमारे यहाँ
भारत में कंपनियां आई हैं। तो ये सब करने के उद्देश्य से क्या है, वो हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो आपको पता है भाई, जैसे खोजकर्ता की अगर हम बात करें, तो खोजकर्ताओं में अगर हम बात करें, तो मैं कुस्तुन दुनिया की बात कर रहा था। तो कुस्तुन दुनिया पर क्या है, पहले अरबों का क्या है राज था, अरबों का राज था। और इसी तब चूंकि क्या है अरबों का राज था, तो ये जो यूरोप वाले थे वो सीधे सीधे क्या है, वो आ नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या है नए व्यापारिक नए भूगोलों की खोज की। इसी प्रकार से इन्होंने क्या है अपने जहाज पानी में उतारे और पूछते पाछते यहाँ पर क्या है भारत आ गए। और इसी क्रम में क्या है खोजने के उद्देश्य से क्या है वहां पर जहाजरानी का और नाव परिवहन का विकास हुआ। इसी क्रम में कि भैया हमें विभिन्न देशों में जाकर व्यापार करना है, इसके लिए हमें क्या है स्थल मार्ग सुटेबल ना होकर हमें जलीय मार्ग को सोचना क्या है खोज करना पड़ेगा। इसी में वहां पर क्या है जो जहाजरानी है और नौसेना विकास का विकास वहां पर प्रारंभ हुआ। और इसी में क्या है स्वेज नहर है वो भी क्या है 1869 में वो भी क्या है खोल दी गई थी। और 1869 में क्या है यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं उनका भी जन्म हुआ था। मतलब एक तरफ से क्या है स्वेज नहर खुली और एक तरफ से क्या है महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ। और इसमें क्या है लगभग 4500 मील की जो दूरी है वो कम हो गई थी। तो पहले क्या था कुस्तुन दुनिया पर क्या है अरबों का क्या है अधिकार था, है ना। पहले कुस्तुन दुनिया क्या है जो आधुनिक है ना आधुनिक इस्तांबुल है यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत था। किंतु 1453 में क्या है मध्य एशिया के अरबों ने कुस्तुन दुनिया पर अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्व जो एशिया और भारत और यूरोप के देश के बीच क्या है व्यापार का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो ये समझ पा रहे हो कि जो यूरोप के देश हैं वो जलीय मार्ग का क्यों ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वो स्थलीय क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर एक था यहाँ पर अरबों का, तो क्या है अरबों ने क्या है स्थलीय मार्ग पर पूर्ण रूप से क्या है एक प्रकार से आधिपत्य कर लिया था। और आधिपत्य करने के कारण क्या है जो यूरोपीय वासी हैं वो स्थलीय मार्ग से न जाकर क्या है वो जलीय मार्ग से गए और वहां पर जलीय मार्ग से उन्होंने खोज की। तो क्या है तो कुस्तुम दुनिया है वो क्या है रूम सागर जो है भूमध्य सागर के निकट तथा काला सागर के मध्य एक स्थित महत्वपूर्ण मार्ग था। साथ ही यूरोप को क्या है एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था, एकमात्र स्थलीय, है ना। यहीं से क्या है स्थलीय मार्ग जोड़ा गया था, सिर्फ एकमात्र। कुस्तुन दुनिया का क्या है आधा हिस्सा यूरोप जबकि आधा से जो हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप में था। यहां तक की बात क्लियर होती जा रही है। तो इसी क्रम में क्या है फिर इसी क्रम में नई नई खोज भी होती है ना। वहाँ के जो व्यापारी हैं वो स्थलीय मार्ग में अवरोध होने के कारण क्या है पुनः जागरण वहाँ पर शुरू हो गया था। मतलब वो हमारे यहाँ मध्यकाल चल रहा था और वहाँ पर क्या है आधुनिकवाद हो गया था। और यही क्या है पुर्तगाल तथा स्पेन द्वारा नई नई भौगोलिक खोज की जाने लगी तथा व्यापार को पुनः प्रारंभ किया। कहाँ पर? स्पेन और पुर्तगाल में। तो क्या है भाग्यवश इस समय पुर्तगाल का जो शासन है वो हेनरी के हाथ में था, जो कि क्या है खोजी प्रवृत्ति का राजा था। हेनरी द्वारा क्या है समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा सूचक का निर्माण किया, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, है ना। प्रोत्साहन देने के लिए क्या है जो नक्षत्रों की गणना है उसकी भी सूची जारी की गई, है ना। और इसी कारण इन्हें क्या है नेविगेटर उपनाम से भी संबोधित किया जाता है, किसको? हेनरी को। इन दिशा सूचकांक यंत्रों की सहायता से क्या है यूरोप व्यापारी समुद्र के माध्यम से व्यापार के लिए प्रेरित हुए। साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। हेनरी कौन है? पुर्तगाल के राजा। यहाँ पर क्या है कितनी मदद कर रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो इसी क्रम में क्या है जहाजरानी का भी विकास होता है। 15वीं शताब्दी में क्या है जहाजरानी और नौसेना का परिवहन का उच्च विकास होता है।
पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापार को भी क्या है समुद्री जहाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि समुद्री व्यापार को गति प्रदान की जा सके। इस प्रकार क्या है नौ परिवहन के विकास की पूर्व देशों के साथ यूरोपियन देशों के समुद्री संपर्क को बढ़ाने का मार्ग प्रसिद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार से ये आप समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, तो खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले वास्को ड गामा जिसने भारत की खोज की। स्पेस का कोलंबियस वो भी खोज के लिए निकला था, लेकिन वो क्या है अमेरिका पहुंच गया था। ब्रिटेन का क्या है कैप्टन कुक वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। हॉलैंड का क्या है तस्मन वो क्या है वान डीमस लेडन तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड वो पहुंच गया था। तो ये खोज करता रहे। भारत की खोज कब हुई थी 1498 में, मतलब वास्को ड गामा मतलब यूरो की कंपनी के लिए। भारत का ही नहीं था, भारत तो पहले से था, उसकी खोज उन्होंने की थी, मतलब हमारे यहाँ तो भारत था। उसके बाद अमेरिका की बात करें तो क्या है 1492 में की थी कोलंबियस ने। तो उद्देश्य की मैं बात तो पहले ही कर चुका हूं कि उद्देश्य मतलब किस प्रकार थे। क्या है पहला तो व्यापार का उद्देश्य था, है ना। कंपनी विभिन्न स्थानों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, है ना। हालांकि बस्तियां तथा फैक्ट्री उत्पाद के केंद्र नहीं बल्कि क्या है केवल भंडारण के गृह थे। तो उस समय क्या है जब इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और जो बस्तियां बसाई तो बस्तियां बसाई और एक प्रकार से कोठी बसाई या कारखाना बसाया, तो उनका उद्देश्य एकमात्र था कि भंडारगृह करना है। उन समय इन लोगों को कोई भी उद्देश्य नहीं था कि एक प्रकार से हमें यहाँ पर कब्जा रहना या हमें घर बना के रहना। चूंकि क्या है 3-3 महीने क्या है रहते थे और 3-3 महीने बाद क्या है वापस चले जाते थे, तो उनके माल को बेचने में और रखने में तो गोदाम की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस कारण क्या है उन्होंने क्या है अपना यहाँ गोदाम बनाई या कोठी बनाई या कारखाना बनाया था, किसने के लिए अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पर वस्तुएं एवं क्या है मसालों को आदि का संग्रह कर उन्हें यूरोप भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ बस्ती की क्या है किलेबंदी देश की तरह होती थी, क्षेत्र की तरह होती थी, जिनमें वस्तुओं के भंडारण के अलावा कार्यालय व्यापार के आवास की केंद्र भी होते थे। तो क्या है घेरेबंदी क्यों की, तो घेरेबंदी इसलिए की क्योंकि भाई सामान चोरी ना हो। भाई दूसरे देश में जाके व्यापार कर रहे हैं या अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई दुकान खोलेंगे तो भैया उसकी क्या हमें सुरक्षा के लिए घेराबंदी तो करनी पड़ेगी। ये प्रारंभिक चीजें हैं उनकी। पहले तो क्या है घेराबंदी भी की थी ताकि क्या है सामान चोरी ना हो सके। ठीक है, भारत में क्या है बस्तियों की जो निर्माण है यह कला पुर्तगाल द्वारा मूलतः इटली के व्यापारियों से प्राप्त की गई थी, जिसके बाद क्या है अन्य यूरोपीय कंपनी भी इसका अनुसरण किया। तो ये जो कोठियां बसाना और भंडारगृह बसाना, क्षेत्र क्या है अपने किले की बंदी करना, ये सब उन्होंने इटली से सीखा था। और इटली के बाद फिर क्या है उन्होंने क्या है उसी चीज को रिपीट किया। अब कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है कब बनी 1498 में बनी। ठीक है, स्थापना बोल रहा हूं 1498 में, वहां हुई है यहाँ नहीं हुई। कहां पर पुर्तगाल में, मतलब वहां पर बन गई थी और व्यापार करने के उद्देश्य से फिर यहाँ आए थे। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बनी थी और भारत में जो पहली कोठी है वो क्या है 1503 में कोचीन में खोली थी। ठीक है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये बनी थी 1602 में। कहां पर बनी थी डच में। ठीक है, और मछलीपट्टनम में क्या है 1605 में पहली कोठी बनी थी। उसके बाद अंग्रेजों की बात करें तो 1600 में ये कंपनी बनी, कहां पर अंग्रेज में। ठीक है, उसके बाद सूरत में क्या है 1713 में औपचारिक रूप से पहली कोठी बनी। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1616 में, और भारत में टैंकोवार में क्या है 1620 में प्रथम कोठी बनी थी। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी और पहली कोठी सूरत में बनी थी 1668 में। तो ये कंपनियां हैं जो कि भारत में आई और उनका स्थापना दिवस है जो वहां पर स्थापना दिवस हुई उनकी, और भारत में पहली कोठी कब बनी ये था। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं भारत में पुर्तगाल कंपनियों का आगमन, तो भारत में पुर्तगाल कंपनियों का आगमन के उद्देश्य तो पहले ही बता चुके थे, क्योंकि क्या है अरबों के व्यापारिक प्रभाव को क्या समाप्त करना था और उनकी जगह क्या है अपना वर्चस्व जमाना था। ठीक है, मसालों के क्या है व्यापार पर एकाधिकार करना था, क्योंकि भारत जैसे मसाले यहाँ कहीं नहीं मिलते थे,
तो उस व्यापार पर क्या है एकाधिकार स्थापित करना था। क्या है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था। तो ये जो धर्म का प्रचार है वो तो नाम के लिए, भाई आप किसी देश में जा रहे हो और वहां के राजा, पहले तो क्या है राजा से परमिशन मांगनी पड़ेगी कि भाई जो व्यापारी हैं, लाभ तो व्यापारियों को होगा, टैक्स भला ही व्यापारी देगा, लेकिन और क्या राजा का भला हो रहा है। तो राजा को कह दिया कि भाई हम आपके धर्म का प्रचार भी करेंगे। तो प्रचार तो एक मतलब सेकेंडरी एक लॉलीपॉप है, बाकी अब ज्यादा से ज्यादा क्या है लाभ कमाना है। तो ये उद्देश्य थे पुर्तगाल कंपनी के भारत में आने के। तो वास्को डी गामा तत्कालीन राजकुमार मैनुअल प्रथम के आह्वान पर पुर्तगाल व्यापारी एवं नाविक वास्को डी गामा द्वारा 1458 में भारत की खोज की गई। भैया किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। किसके आह्वान पर? राजकुमार मैनुअल प्रथम। किसके? राजकुमार मैनुअल प्रथम के किसके आह्वान पर, मतलब राजकुमार जो मैनुअल उसने कहा कि भाई जाओ जाके देशों की खोज करो। तो यहाँ पर क्या है उसके आह्वान पर क्या है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये भी क्या है अब्दुल हमीद मिल गया, नहीं तो क्या है ये भी कहीं और निकल जाते। वास्को डी गामा गुजरात व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से कैंप ऑफ गुडो होते हुए कालीकट पर स्थित क्या है कथकडूब नामक स्थान पर पहुंचा। कथकडूब नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद 1500 में क्या है पेड्रो अल्बेजरा भारत आने वाला क्या है दूसरा व्यापारी था। पहला वास्को डी गामा जो कि यहाँ आया और 60 गुना लाभ कमाकर चला गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है पेड्रो अल्वेज। उसके बाद 1502 में क्या है जो वास्को डी गामा है वो पुनः भारत आया। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटा तो उसने क्या है भारत से क्या है लेकर मसालों को क्या है 60 गुना अधिक मूल्य पर बेचा। इससे क्या है अन्य पुर्तगाल व्यापारी भी भारत के आगमन के लिए प्रेरित हुए। तो इतना भारी लाभ कमाएगा तो क्या है सारे व्यापारी के क्या है यहाँ पर आने के लिए उत्सुक होंगे क्या ना। कैंप ऑफ गुडो की खोज पुर्तगाल नाविक बालूमियस द्वारा की गई। कालीकट के राजा जैमुरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भारत में पहले से ही विद्वान अरब व्यापारी द्वारा जैमुरीन के इस कदम पर विरोध किया था। क्या है इस जब वास्को डी गामा आया कहां पर जैमुरीन, तो जैमुरीन ने क्या है उसका क्या भव्य स्वागत किया। लेकिन जैमुरीन के ही क्या है कुछ क्षेत्रीय उसका विरोध कर रहे थे कि तुम उसका कायली स्वागत करो। लेकिन जैमुरीन को लगा कि भाई कोई इतनी दूर यात्रा करके हमारे भारत में आया है तो स्वागत तो बनता ही है। तो इस प्रकार पुर्तगाली व्यापारियों के भारत पर आगमन का क्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रकार मध्यकाल में भी क्या है सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली भारत में आए थे। फलस्वरूप क्या है 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में क्या है अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पुर्तगाली के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्बुकर्क इस समय वहीं का गवर्नर नहीं थे। इस समय क्या है 1503 में कोचीन में थे। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। क्या है 1503 में क्या है अपनी पहली कोठी की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो पा रही है। ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मेडा की बात करें तो फ्रांसिस्को जो अल्मेडा है उसकी अगर हम बात करें तो क्या है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए क्या है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 ईस्वी में क्या है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। यहाँ पर क्या है
जब पुर्तगाल भारत में आ चुके थे और आने के बाद क्या है, जब उन्होंने क्या है व्यापार अपना स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या है राजाओं से क्या है परमिशन लेके आए थे, तो अपनी मनमानी यहाँ पर ना हुए और क्या है व्यापार में भ्रष्टाचार ना फैले। तो इसी क्रम में क्या है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को क्या है वहाँ की सरकार ने जो पुर्तगाल के जो व्यापार है उसकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए क्या है पहला गवर्नर बनाया। ठीक है, क्या है 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने द्वीप पर अधिकार स्थापित कर लिया और साथ ही अल्मेडा ने क्या है हिंद महासागर के व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति को अपनाया। तो यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि भैया हम समुद्र में क्या है समस्त क्षेत्र पर क्या है समुद्र क्षेत्र पर जलीय मार्ग पर क्या है आधिपत्य करेंगे और शांति की नीति अपनाएंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। यहीं पर अगर हम आगे देखें तो अल्मेडा की क्या है दृष्टि का परिणाम था कि उसने तत्कालीन भारतीय शासकों के विपरीत समुद्री व्यापार को महत्व दिया। यहाँ क्या है जो भारतीय शासक हैं वो यहाँ बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारा मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, हम अपने ही क्या है गुटों में व्यस्त हैं और यहाँ हमको क्या है समुद्र की खोज में और व्यापार बढ़ाने से क्या हम अपने मुद्दों में अभी व्यस्त हैं। तो यहाँ पर क्या है अल्मेडा ने क्या है स्थलीय मार्ग को विकास न कर जलीय मार्ग पर और जलीय व्यापार पर क्या है एक प्रकार से बहुत ज्यादा महत्व दिया। इस समय पुर्तगाली का प्रमुख उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना और भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। तो इस समय भी क्या है पुर्तगालियों को क्या है उद्देश्य है कि भारत में क्या है जो मसाले हैं उसका क्या है एकाधिकार प्राप्त करना और यहाँ से भारत से लिए गए माल को समस्त जितने मतलब क्या है अधिक से अधिक कंट्री में बेचना। क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है समुद्री क्षेत्र में पुर्तगाल की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी अल्मेडा ने उसी ने क्या है जो व्यापार की महत्वाकांक्षा है उसको बहुत बढ़ा दिया। अब पुर्तगाल कंपनी ने क्या है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की रणनीति बनाई। यहीं से उसके बाद हम कहते हैं अल्बुकर्क की बात करें 509। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद 1509 में क्या है अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, है ना। ठीक है, उसके बाद अल्बुकर्क को भारत में क्या है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने जहां एक और पुर्तगाली शक्ति को भारत में बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर भारतीय और पुर्तगाल संबंध की आधारशिला भी निर्मित की। अल्बुकर्क ने क्या है भारतीयों को भी पुर्तगाली सेना में छोटे मोटे पद पर भर्ती किया। तो इसके बाद जो सेकंड हमारा गवर्नर जनरल आता है किसका, पुर्तगाल का, वो है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने क्या है एक प्रकार से साम्राज्य पुर्तगाल को बढ़ाया और वहीं वो दूसरी ओर क्या है जो भारतीयों से संबंध स्थापित भी किए और जो स्थानीय निवासी थे भारतीयों के उनको क्या है छोटे छोटे काम भी दिए। जैसे भारतीय हैं तो भारतीयों को क्या है जैसे किले की देखरेख करने के लिए छोटी मोटी चीजें लाने के लिए स्थानीय लोगों को रख लिया। तो हमने ये क्या है हमने माना है और ये जाना है कि जब भी कोई बाहर की कंपनी किसी नए शहर में जाकर अपनी कंपनी स्थापित करती है या कार्यालय स्थापित करती है तो वहां के 2-4 लोकल पर्सन को रखती है, क्योंकि वो जानती है कि वहाँ के जो लोकल पर्सन है वो क्षेत्र से अवगत है और कहीं ना कहीं अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होगा तो वो जो क्षेत्रीय लोग हैं उसकी जो विवाद सुलझाने में उसकी जरूर मदद करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से जो अल्बुकर्क है बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो क्या है छोटे छोटे पद पर क्या है भारतीय लोगों को भी क्या है इसने नियुक्ति किया। निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को क्या है भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रेरित किया ताकि भारत में क्या है पुर्तगाली बस्ती बसाई जा सके एवं सुगमता पूर्वक व्यापार किया जा सके। अल्बुकर्क ने कोचीन के क्षेत्र में सती प्रथा पर भी रोक लगाई। तो क्या है जो निम्न वर्ग के पुर्तगाली थे
उनसे कहा कि भैया भारतीय क्या है स्त्रियों से शादी करो, तो भारतीय स्थिति शादी करो तो क्या है यहाँ पर क्या है तुम्हारा परिवार बस जाएगा, तो कोटी जब हम खोलेंगे तो और दिक्कत नहीं बन जाएगी भाई, बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर क्या है कोचीन में जो सती प्रथा थी उसको भी क्या है उसने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया। 1510 में क्या होता है, अलबू करके ने क्या है बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से सैन्य अभियान के माध्यम से गोवा जीत लिया था। तो आदिल शाह समझ पा रहे होंगे, इससे पहले हमने क्या है जब औरंगजेब की चर्चा करी थी तो उसमें क्या है जो दक्षिण का राज था उसमें बीजापुर था, वो बीजापुर की क्या है रियासत, और बीजापुर की रियासत में क्या है आदिल यूसुफ वहां के राजा थे। तो इसने अलबू करके ने आदिल शाह यूसुफ से क्या है गोवा को जीत लिया था सैन्य बल पर। इसके बाद क्या है अलबू करके ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है मलका तथा 1515 में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित होम्यूज समुद्र क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद करें कार्टेज आर्मेंड काफिला पद्धति। तो कार्टेज है कार्टेज आर्मेडा जो काफिला पद्धति है उसके बारे में हम बात करें तो पुर्तगालियों ने जब क्या भारत के तटवर्ती क्षेत्रों सहित हिंद महासागर में स्थित मजबूत कर ली थी, वहां पर अपनी स्थिति किसमें महासागर में स्थिति अपनी मजबूत कर ली थी, तो वहां पर क्या है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का अनुसरण किया। हालांकि इस पद्धति को क्या है औपचारिक रूप से कभी और किसी गवर्नर द्वारा प्रारंभ किया इसका उल्लेख कभी नहीं है। तो कार्टेज जो आर्मेडा पद्धति है वो किसने लागू किया, कब लागू किया ये पता नहीं है, लेकिन क्या है जब पुर्तगाल ने भारत के क्या है महासागरीय क्षेत्र में और तटीय क्षेत्र में अधिकार कर लिया तो वहां पर क्या है कार्टेज आर्मेडा पद्धति को फॉलो किया। इस पद्धति के तहत क्या है पुर्तगालियों ने भारतीय तथा अरबी व्यापारियों के समुद्री जहाजों को बिना परमिट कार्टेज के अरब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया इस पद्धति में, इस पद्धति में के तहत क्या है पुर्तगालियों ने भारत तथा अरब के व्यापारियों के समुद्री जहाजों को बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश करने से मना कर दिया। समझ पा रहे हो कि अगर आपको जहाज उतारना है समुद्र में, समझ रहे हो, अगर आपको जहाज उतारना है समुद्र में तो उसके लिए आपको परमिट देना पड़ेगा। अब हमारे एक तो अरब वाले तो वैसे ही वहां पत्ता कट गया कि भाई परमिट मांग रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग क्या परमिट देंगे भाई, हमारे यहाँ के लोग अगर भाई हम समुद्र में जाके क्या कर लेंगे, राजा वैसे ही हमारे यहाँ मुगल सल्तनत के थे, और हमें क्या मतलब तुम्हारे समुद्र से, हमें परमिट चाहिए ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये आधिपत्य जमाने का एक प्रकार से जरिया था किसका, पुर्तगालियों का। तो वहां पर क्या है कार्टेज आर्मेडा पद्धति का फॉलो किया गया, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। अब हम बात करें पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी पर क्या है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय स्थिति पुर्तगाली थी। तो जो पौंडीचेरी है उस पर जो कब्जा किया था पहली कंपनी वो थी पुर्तगाल थी। पौंडीचेरी में क्या है सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। ठीक पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हालांकि इसके बाद डचों ने भी पौंडीचेरी पर अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। इसके बाद डचों ने वहां पर अधिकार किया, कहां पर, पौंडीचेरी में। उसके बाद 1673 में बात करें तो फ्रांसीसियों ने भी क्या है पौंडीचेरी में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती स्थापना की। अतः 1753 में क्या है अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया, किंतु 1783 के पारस की संधि के तहत पौंडीचेरी को क्या है पुनः फ्रांस को सौंप दिया। तो ये थी पौंडीचेरी की कहानी। अब हम बात करें नीनू डी कुन्हा 1529 में। कौन है ये व्यक्ति, नीनू डी कुन्हा। 1529 में कौन है, नीनू डी कुन्हा। तो नीनू डी कुन्हा की बात करें तो 1529 में क्या है भारत में गवर्नर बनकर आया। कुन्हा ने भारत में क्या है पुर्तगाली राजधानी को कोचीन को गोवा स्थानांतरण कर दिया। जो कोचीन में राजधानी थी उसको क्या है गोवा में परिवर्तन कर दिया। क्या है कुहन द्वारा स्थापित पुर्तगाली बस्तियां, तो क्या है सैंथोम मतलब मद्रास, हुगली मतलब बंगाल और द्वीप मतलब काठियावाड़, यहाँ उसने बस्तियां स्थापित की। तो इस पद्धति के माध्यम से क्या है न केवल पुर्तगालियों ने समुद्री क्षेत्र पर सर्वोच्च स्थापित किया बल्कि गोला बारूद एवं काली मिर्ची पर प्रतिबंध लगने वाले व्यापार एवं समुद्री सुरक्षा भी प्राप्त कर ली। कौन सी पद्धति से,
कार्टल वाली, जो कार्टर अरमेडा पद्धति से है, इसमें क्या है समुद्री क्षेत्र पर तो क्या है सर्वाधिक क्या सर्वोच्च अपना अधिकार तो कर ही लिया, और गोला बारूद एवं क्या काली मिर्ची पर भी क्या है प्रतिबंध व्यापारिक के रूप में लग गया। यह परमिट क्या है, परमिट प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि स्वयं मुगल सम्राट अकबर के जहाजों को भी क्या है अरब सागर में प्रवेश करने के लिए परमिट लिया जाता था। समझ पा रहे हो, तो मुगल दरबार से भी परमिट लिया जाता था और अरब से तो लिया जाता था। तो इस प्रकार से आधिपत्य की नीति आधिपत्य अपनाने के लिए ये नीति अपनाई गई थी। अब हम बात करें पुर्तगालियों के भारत में असफलता के कारण क्या थे, क्यों लंबे समय तक नहीं टिक पाए। तो भारतीय जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। असहिष्णुता की मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर सहिष्णु मतलब होता है कि सब धर्मों का सम्मान करने वाला, बट क्या है पुर्तगाल ऐसे नहीं थे। ईसाई धर्म का प्रचार करना, जब यहाँ पर आए थे तो क्या है यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। पुर्तगालियों द्वारा नए नए उपनिवेश ब्राजील की खोज करना। क्या है पुर्तगाली द्वारा एक नए उपनिवेश ब्राजील की खोज करना। यहाँ पर एक उनके एक असफलता का कारण यह है कि भाई ब्राजील है उसकी खोज कर ली गई थी, तो अब सारा केंद्र कहाँ पर था, ब्राजील पे। तो ब्राजील की जो लैंग्वेज है वो भी पुर्तगाल है, तो भाई हमसे ज्यादा जो उपनिवेशवाद है वो वहां पर क्या है ब्राजील में कर लिया। किसने, पुर्तगाल ने। भाई हम अंग्रेजों ने क्या है हम कम से कम भारत में 200 साल राज किया, लेकिन वो हमारी संस्कृति को क्या है हम क्या है एक प्रकार से आघात तो पहुंचा है, लेकिन क्या है हम उनके रूप में पूर्ण रूप से नहीं ढले, और हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी मातृभाषा हिंदी ही रही। बट जब यहाँ पर पुर्तगाल ने ब्राजील पर अपना उपनिवेश किया तो वहां की क्या है छाप को छोड़ दी, और यहाँ तक की भाषा भी उनकी पुर्तगाली है। अन्य यूरोपीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा थी, भारत से प्राप्त लाभ का पुनः निवेश नहीं करना, है ना। पुर्तगाल में सोना चांदी एवं तांबे की आपूर्ति की कमी होना। पुर्तगालियों द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय तथा भारत से प्राप्त धन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ये सेतु पुर्तगालियों से हम अपने देश से सोना चांदी एवं इत्यादि लाते हैं। कालांतर में पुर्तगाली की यह नीति भारत में असफलता का प्रमुख कारण रही। जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए ये सब क्या है पुर्तगाली की असफलता के कारण रहे। अब बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच सरकार का नियंत्रण था, और कंपनी द्वारा भारत में की जाने वाली सभी संधियां डच सरकार के नाम से ही की जाती थी। हालांकि डच कंपनी को युद्ध एवं संधि तथा क्षेत्र का विस्तार करने की सरकार द्वारा क्या है शक्ति प्राप्त थी। अब क्या है पुर्तगालियों ने भारत को क्या कर दिया है, तो हम बात करें भारत में तंबाकू, गन्ना, अनानास, पपीता, आलू तथा मक्के की कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। समझ पा रहे हो कौन कौन सी खेती, भारत में तंबाकू, गन्ना, अनानास, पपीता, आलू और मक्के की जो कृषि है उसका जो हमारा श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या है कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक। भारत और एशिया में क्या है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पुर्तगाली को पहले थे। गोवा, दमन द्वीप जैसे क्षेत्रों में क्या आकर्षक चर्चों का निर्माण गोवा, दमन और द्वीप में क्या है जो चर्च बने हैं उनका निर्माण पुर्तगालियों ने किया है। 1556 में गोवा में क्या है भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी पुर्तगाल ने। समुद्री व्यापारिक महत्व का परिचय दिया था, समुद्री जहाज का निर्माण का परिचय दिया था। भारत में गोथिक विक्टोरियन स्थापित कला का विकास इन्हीं के क्षेत्र में हुआ था। पुर्तगाली के आगमन के लगभग, समझ पा रहे हो, पुर्तगाली के आगमन के लगभग 100 वर्ष बाद क्या है डच पहली बार भारत आए। इसका एक प्रमुख कारण था कि डचों ने इससे पहले इंडोनेशिया में क्या है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है सब देश अपने अपने क्या है कहीं ना कहीं उपनिवेश ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए किसी न किसी देश को। तो डच ने क्या है पहले इंडोनेशिया में क्या है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी थी। 1595 में क्या है डचों को क्या है भारत में प्रथम दल कॉर्नेलियस आउटमैन के नेतृत्व में आया था। 1656 के बाद क्या है हुगली के एक ही गांव चुनेरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापारिक जो केंद्र था उसका प्रमुख था। 17वीं शताब्दी की समाप्ति तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा
और बालासोर, बंगौर और जोदिया, फतवा इत्यादि स्थानों पर क्या है अपनी जो फैक्ट्री है वो स्थापित कर चुकी थी। इस डच व्यापारिक कंपनी का क्या मूल नाम क्या था? यूनाइटेड स्टेट कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसका जो डच जो भैया अलग अलग क्या है देशों में ईस्ट इंडिया का नाम अलग अलग होगा, तो डच की है तो डच के क्या नाम हो गया मूल निवासी का, वहाँ का मूल मतलब नाम क्या हो जाएगा ईस्ट इंडिया का? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि कई छोटे छोटे व्यापारिक कंपनियों का एक एकीकरण था। डचों ने क्या है इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया था और भारत स्थित डच कंपनी इसी मुख्यालय के अंतर्गत आती थी। ठीक है, पुर्तगाल सबसे पहले आए और सबसे अंत में भारत से गए। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए और लेकिन क्या है सबसे बाद में भारत में गए। औपचारिक रूप से क्या है गोवा, दमन और द्वीप में 1961 तक पुर्तगाली सरकार के अधीन रहे। भारत में डचों का आगमन, इस पर हम बात कर लेंगे। भारत में डचों का आगमन तो गोथिक विक्टोरियन स्थापित कला, तो ऊंची तिनको इमारतें, पतले नुकीले एवं एक से अधिक शिखर, इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां, इमारतों के निर्माण में पहली बार स्टील और लोहे का प्रयोग, इंजीनियर के मानकों पर आधारित है। तो जो मूलता है जो डच हैं वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी हैं। जो डच हैं वो कहाँ के निवासी थे? वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगाली के बाद भारत में व्यापारिक उद्देश्य के लिए आने के क्रम में इनको दूसरा स्थान दिया जाता है। भारत में क्या है वस्त्रों के निर्यात सर्वप्रथम डचों को ही माना जाता है। भाई जो वस्त्रों का निर्यात है वो डचों के द्वारा ही किया गया था। थोड़ा सा भारत में अंग्रेजों का भी हम आगमन देख लेते हैं। जो शक्ति है भारत के जो ब्रिटिश की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सब क्या है आगमन देख रहे हैं। 1605 में क्या है डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, डच की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही क्या है डच पिपली से बालासोर चले गए थे। बंगाल में डचों ने क्या है 1635 से लेकर 1656 ईस्वी तक हुगली में कारखाने का संचालन किया। तो यहां तक हम देख चुके हैं। और यहीं से क्या हो जाता है भारत में अंग्रेजियों का आगमन हो जाता है। अभी हम सिर्फ एक प्रकार से जो भारत में विदेशी कंपनियां आई हैं उनका क्या है हम एक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कौन सी कंपनी भारत में आई। उसके बाद हम अभी क्या है ब्रिटिश जो ब्रिटिश कंपनी है वो किस सीक्वेंस में आई, किस प्रकार उनका फ्रांसीसियों से संघर्ष हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार उसमें क्या है जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश का संघर्ष होता है आपस में, तो यहाँ बाजी मार जाते हैं कौन? ब्रिटिश। उसके बाद क्या है फिर एक वो साम्राज्यवाद के सत्ता के रूप में उभर के आती है, तो वो वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। हम इसके बारे में क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या है एक सीक्वेंस में सारी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज बारी आई है किसकी? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश की बात करेंगे। उसके बाद क्या है फ्रांसिस का बात देखेंगे और दोनों का मतभेद देखेंगे किस प्रकार होता है। और मतभेद के बाद ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो साम्राज्यवाद स्थापित करना हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनको कोई शासक ऐसा नजर नहीं आता है जो उनको दबा सके। तो वो क्रम देखेंगे, वो राजनीति देखेंगे। अभी फिलहाल किसकी राजनीति चल रही है? अभी यही राजनीति चल रही है। तो भारत में क्या है अंग्रेजों का आगमन हम देख लेते हैं। तो क्या है होता है 1656 के बाद क्या है हुगली के ही क्या है एक गांव में हुगली के ही गांव में क्या है चिंसौरा में क्या है 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी के सामान्य तक डच कंपनियां
कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर और बंगोरी, जुगदिया तथा फतवा इत्यादि पर स्थानों पर क्या है कब्जा कर चुकी थी। यहां तक आप देख चुके हो। उसके बाद वारी आती है भारत में अब अंग्रेजों के आगमन की। तो 1600 में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। औपचारिक रूप से क्या है नाम क्या होता है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया। तो ये पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया का पूरा नाम है। ठीक है, कंपनी का जो मूलतः गठन है वो पूर्व देशों के साथ व्यापारिक संदर्भों में हुआ था। ठीक है, कंपनी का मूल उद्देश्य क्या है, पूर्व के साथ मसालों और काली मिर्च का व्यापार करना था। तो जब एक कंपनी क्रिएट होती है तो एक कंपनी क्रिएट होने के साथ क्या है, आपको भी पता है कि जब हमें एक कंपनी क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट अ सच ए कंपनी। अगर हमें एक कंपनी क्रिएट करना है तो उसके लिए कम से कम क्या है 7 सदस्य मिनिमम क्या है 7 सदस्य होने क्या है लगते हैं एक कंपनी बनाने में। तो जब एक कंपनी का निर्माण होता है उसके बाद वो कंपनी अगर किसी देश में व्यापार करना चाहती है या किसी राज्य में व्यापार करना चाहती है तो उसको क्या है वहां की गवर्नमेंट से क्या है आधिकारिक तौर पर क्या है एक सिग्नेचर चाहिए होता है। तो वो जो कंपनी को गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि जाइए अब आप व्यापार करिए। तो वहीं पर क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भी क्या है एक प्रकार से गठन हुआ, एक नाम हुआ और नाम के बाद और उसके बाद जब हम कंपनी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां हमें क्या है कंपनी बनाने के उद्देश्य लिखना पड़ता है कि वाई वी क्रिएट अ सच ए कंपनी, हम एक कंपनी क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है जब ब्रिटिश कंपनी बनी थी तो वहां पर भी क्या है एक प्रकार का उद्देश्य दिया था कि हम क्या है पूर्वी देशों से क्या है मसालों तथा काली मिर्च का व्यापार करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमानित क्या है अनुमानित एकाधिकार। तो एकाधिकार का तात्पर्य क्या है कि भैया ब्रिटेन से कोई अन्य सरकारी अथवा निजी कंपनी पूर्व विशेषकर भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती। हालांकि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 में व्यापारिक कंपनी एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर क्या है अनिश्चित या एकाधिकार को समझो तो यहाँ पर ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ हैं जिन्होंने क्या है 15 वर्ष के लिए क्या है एक कंपनी को क्या है ग्रांटेड किया। वो कंपनी एक ऐसी कंपनी जो भारत में जाकर क्या है व्यापार कर सके और उस पत्र में और उस क्या है डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि ब्रिटिश की कोई भी अन्य कंपनी भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। तो ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तब उसका जो अगला शासन होता है ब्रिटेन का वो जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने इस एकाधिकार को क्या है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि भाई अब आप 15 साल हो गए नहीं, अब जब तक आपको राज करना है आप कर सकते नहीं, जब तक आपको क्या है व्यापार करना है तो आप व्यापार कर सकते हो। यहाँ राज का तो कोई जिक्र नहीं है क्योंकि अभी क्या है सिर्फ ओनली ऑन जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, जो फॉरेनर आ रहे हैं, ओनली दे हैव टू बिकम अ बेनिफिट्स। अभी क्या है सिर्फ लाभ के उद्देश्य से वो आ रहे हैं। तो 1708 में क्या होता है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में क्या है एक दूत सूरज पहुंचा, जो क्या है जो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल। आपको पता है कि सबसे पहले हॉकिंस जहाज लेके आया था 1608 में। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में क्या है एक दल सूरत पहुंचता है और 1613 में क्या है जहांगीर द्वारा क्या है कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, जबकि 1611 में बिना अनुमति के क्या है मछलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कंपनी की स्थापना या कोटे की स्थापना हो जाती है। ठीक है, पहले 1611 में क्या है बिना अनुमति के क्या है एक व्यापारिक कोटे की स्थापना हो जाती है, फिर 1613 में जहांगीर से परमिशन लेता है और सूरत में क्या है व्यापारिक कंपनी की स्थापना करता है। सूरत की व्यापारिक कोठी का नेतृत्व क्या है थॉमस एल्बर्ट को सौंपा था। कंपनी भारत से मसालों के साथ सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट तथा
चाय का निर्यात करने लगी थी। ठीक है, इस समय कंपनी की पूंजी का अधिकार व्यापारिक पूंजी थी। समझ पा रहे हो? कभी आपको पूंजी की अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो पूंजी भी समझा दूंगा कि व्यापारिक पूंजी क्या होती है, स्थायी पूंजी क्या होती है, चल पूंजी क्या होती है, अचल संपत्ति क्या होती है, सबके बारे में। तो इस समय क्या था, कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था और कंपनी चांदी के माध्यम से क्या है, कंपनी चांदी के माध्यम से भारत में भुगतान करती थी। ये आप बातें समझ पा रहे हो। इसी क्रम में क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1623 में सूरत, मछलीपट्टनम तथा भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। अब धीरे धीरे क्या है, नए नए राज्यों में, नए नए स्थानों पर क्या है, व्यापारिक कोठियां बढ़ती जा रही हैं। अंग्रेजों की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण पुर्तगाल के साथ उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था। चूंकि पुर्तगाल पहले से ही सबसे पहले भारत में आए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुर्तगालों को लगा कि भैया अब अंग्रेज आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, तो इनसे क्या है, इनका माल भी अब क्या है, ये भारत के मसालों पर, भारत के कपड़ों पर और भारत के व्यापार पर एक अधिकार करने चाहते हैं। तो अब दोनों में कन्फ्लिक्ट मचेगा, कन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, किसमें, फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में। किंतु इस समय तक अंग्रेजों की नौसेना क्षमता पुर्तगाल की तुलना में बढ़ चुकी थी। अतः 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। भाई युद्ध हो गया। और क्या है, युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेजों की सेना ने, नौसेना ने क्या है, पुर्तगालियों को हरा दिया। 1600 क्या है, यहाँ पर 98 में बंगाल के सूबेदार अजीमोसान ने अंग्रेजों को क्या है, सुतनाती, गोविंदपुर, कालीकट की जमींदारी प्रदान कर दी। बहुत बढ़िया। इन्हीं स्थानों को क्या है मिलाकर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम 1781 की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। ये आपको पता है और ये बता भी दिया है। अब 1707 की बात करते हैं। 1707 में मुगल सम्राट क्या है, फर्रुखशियर, ये राजनीति हम पढ़ेंगे जब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 1800 शताब्दी का भारत, 1800 शताब्दी का मध्य भारत। तो 1707 में क्या होता है, मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा अंग्रेजों को क्या है, दस्तकनामा, एक शाही फरमान जारी किया जाता है। ठीक है, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को समस्त बंगाल में बिना कोई शुल्क दिए व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और क्या चाहिए, फर्रुखशियर ने इतना बढ़िया किट दे दिया कि भाई अब आपको कोई शुल्क नहीं देना, करो अपने मन से व्यापार, कोई टैक्स नहीं है। भाई अगर सरकार हमारे यहाँ जितने भी मंडी में दुकान लगती है या फिर जहाँ पर भी जितने होलसेल में जो जहाँ पर दुकान लगती है, जो व्यापारी हैं, उनसे अगर टैक्स लेना बंद कर दे तो वो तो भैया मनमानी जगह एक दुकान से 4 दुकान लगा लेंगे। टैक्सेशन तो सिस्टम है ना आय का सरकार का, अगर टैक्स ही नहीं दिए तो क्या काम कर लोगे। तो व्यापारियों की आमदनी बढ़ेगी और राज का कोष खाली हो जाएगा। फर्रुखशियर गजब का राजा था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली अनौपचारिक व्यापारिक कोठी की स्थापना 1111 मछलीपट्टनम में ठीक हुई थी। आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी है, भारत में पहली बार औपचारिक व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में हुई थी। अनौपचारिक कहाँ हुई थी, मछलीपट्टनम में, और जो औपचारिक है, जो ऑफिशियल है, वो 1613 में हुई थी सूरत में। फ्रांसीसियों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में बनाया गया था। तो फ्रांसीसी ने भी क्या है, सूरत में बनाया, और ब्रिटिश ने भी क्या है, सूरत में बनाया। अब क्या है, लीवेंट कंपनी की बात करते हैं थोड़ा सा कि लीवेंट कंपनी क्या है। तो लीवेंट कंपनी की अगर हम बात करें, ये 1593 ईस्वी में क्या है, स्थल मार्ग से भारत में क्या है, व्यापार करने का अधिपत्र प्राप्त हुआ था इस कंपनी को, और वो व्यापार करने के लिए आई थी। 1599 में अगर बात करें, लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में क्या है, पूर्व द्वीप के जो समूह के साथ व्यापार करने की नई योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या है, 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो ये थी लीवेंट कंपनी।
थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के पहले क्या है चतुर्थार्थ निम्नलिखित में से कहाँ पर क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था। तो आपको बताना है भड़ोच में था, है ना, तिरुचिरापल्ली में था, चाकोल में था, तो ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या है पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो ये आपको बताना है कहाँ पर, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा। अब यहां पर होता है भारत में डेनिश का आगमन। डेनिश केम टू इंडिया। अब भाई डेनिश भी आएंगे। डेनिश कुछ समय के लिए भारत आते हैं और वो क्या है अपना सारा बेच बाच के चले जाते हैं। तो इसी क्रम में क्या है 1616 में क्या है डेनिश व्यापारिक कंपनी का भारत में आगमन होता है। 1620 में क्या है त्रणाकोर तंजौर में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं ये, और इसके लंबे समय के बाद 1676 में बंगाल के क्या है श्रीरामपुर में दूसरी कोठी की स्थापना करते हैं। डेनिश कंपनी ने क्या है भारत में व्यापारिक उद्देश्य को अधिक प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि क्या है एक तो यह अत्यंत छोटी निजी व्यापारिक कंपनी थी और दूसरा क्या है भारत में व्यापार का इन्हें अत्यधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अतः 1745 में, माय मिस्टेक, अतः 1745 में अपनी सभी भारतीय व्यापारिक कोठियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर बेच के चले गए। तो जो डेनिश थे वो आए जरूर भारत में और कुछ समय व्यापार भी किया, लेकिन उन लोगों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ और उनको कुछ ऐसा समझ में नहीं आया भारत का सिस्टम। तो वहां पर अपनी वो सारी कोठियां हैं, 2 कोठियां थी व्यापारिक कोठियां, 2 व्यापारिक कोठियां बनाई थी और 2 व्यापारिक कोठियां हैं वो क्या है फ्रांस को शॉप को बेचकर देकर चले गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। मेजर इंपॉर्टेंट अराइवल ऑफ फ्रांसिस इन इंडिया। तो वर्ष है 1664। फ्रांस के तत्कालीन सम्राट लुई, तो वहां पर जो सम्राटों की श्रृंखला है वो लुई से स्टार्ट है। जैसे हमारे यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त तृतीय, तो ऐसा है। और वहां पर क्या है हमारे यहाँ तो वंश चलते हैं लेकिन वहां कोई वंश नहीं, सिर्फ एक वंश है लुईस। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, है ना, उसके बाद नंद वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, तो ये सब हमारे यहाँ है। लेकिन वहां पर क्या है सिर्फ लुई के नाम चलता है। तो लुई क्या है 14वें वित्त मंत्री कोलबर्ट के एक फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, यह एक सरकारी कंपनी जिसका उद्देश्य क्या है पूर्वी देशों विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के भारत में जो देखो क्या है फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, है ना, और यह वो सबसे लेट आए, लेकिन लेट आने का लाभ उन्हें बराबर मिला, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या है कोई भी क्या है अब संघर्ष करने नहीं बचा था। अब वो क्या है आराम से अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापना कर सकती थी, क्योंकि सब चले गए थे, डच, उसके बाद फिर डेनिश, अब सब जा रहे थे। तो एक प्रकार से फ्रांसिस जब आए तो उनको क्या है लास्ट में जब वो यहाँ पर आए तो व्यापारिक उद्देश्य से उनको बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश आएगी जब उनके ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का संघर्ष होगा, जब लगेगा दोनों को कि भैया अब हमारे जो लाभ है वो इस कंपनी को जैसे कम हो रहे हैं, तब तो उनका भी संघर्ष होगा। तो वर्ष 1664 में ये हमने बता दिया था कि भाई सम्राट लुईस वित्त मंत्री कोलबर्ट के, है ना, या उन्होंने क्या है एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी। तो दूसरी ओर क्या है यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना करना सामान्य बिंदु हो गया था। अब क्या है कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो एक प्रकार से ब्रिटिश जो है वो कोठियों पे कोठियों की स्थापना करती जा रही थी। फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापना की। इस कोठी का नेतृत्व फ्रांसिस कैरो को सौंपा गया।
आगे 1669 में क्या है, अगली व्यापारिक कोटि मछलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। शीघ्र फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक संघर्ष का आधार निर्मित हो जाता है। अब यहीं पर क्या है, दोनों में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, विद्रोह उत्पन्न होगा, क्योंकि भारत इस समय केंद्रीय मुगल सत्ता का पतन हो रहा था। अब केंद्रीय सत्ता कोई नहीं है, यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का तात्पर्य क्या है कि कोई भी राजा नहीं है। कोई राजा अगर हो दबाने जैसा तो दोनों भाई कंपनी को जो, ये तो व्यापारी है ना, क्योंकि दो व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं तो एक प्रकार से राजा, अगर राजा टाइटनेस होगा, अगर ऊपर संदेश ऊपर ऊंचा रहेगा तो दोनों को संभाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जो व्यापारी हैं, दोनों ये कंपनियां हैं, वो अलग अलग जगह से आई थी। अगर केंद्र मजबूत तो नीचे की प्रजा ऑलमोस्ट मजबूत, अगर ऊपर से कमजोर तो नीचे तो भगदड़ मचती है। तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता का अभाव था और दोनों कंपनियां अपने अंधाधुंध लाभ के लिए काम कर रही थी, और इसी बीच दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। तो दूसरी ओर क्या है, फ्रांसिस कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और उसे क्या है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो रही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, फ्रांस की स्थिति तुलनात्मक रूप से यूरोपीय कंपनियों से क्या है, अधिक थी। यूरोपीय जो कंपनी थे उससे कहीं बेहतर थी, क्योंकि जो फ्रांसिस की जो कंपनी है उसकी सहायता सरकार कर रही थी, और अंतरराष्ट्रीय अगर मुद्दों पर भी बात करूं तो फ्रांस क्या है, आगे था यूरोप से तुलनात्मक रूप से भी। तो यहाँ पर भारत की आंतरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप, तो क्या है, दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण भारत की आंतरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप भी करना था। चूंकि क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के काल में भारत की आंतरिक स्थिति अत्यंत कमजोर और अव्यवस्थित थी। दोनों कंपनियां लाभ उठाना चाह रही हैं भारत की आंतरिक कमजोरी का, आंतरिक स्थिति का, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो परवर्ती जो क्या है, उसके बाद लेटर काल के जो सुल्तान थे या राजा थे, इतने सक्षम नहीं थे कि वो क्या है, इनको दबा के रख सकें और आगे का राज्य चला सकें। यह संक्रमणकालीन दौर था जब क्षेत्रीय शासकों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी थी तथा क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता हेतु गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी। तो ये वो दौर था, जैसे ही क्या है, औरंगजेब की मृत्यु होती है तो क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है, राजा अपने अपने स्वतंत्र हो गए और अपने अपने राज्य के लिए क्या है, सब क्या है, गुटबंदी होने लगी आपस में। ठीक है, जो राजा पहले केंद्र के अधीन थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और नीचे जो सरदार थे, नीचे जो गुट था, उन्होंने आपस में क्या है, गुट बनाकर अपने आप को अलग कर लिया। किंतु स्थानीय शासकों द्वारा सत्ता प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश अथवा फ्रांसीसी सैन्य शक्ति एवं समर्थन का आवश्यकता थी। लेकिन क्या है, अब ये जो हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो या व्यक्ति हैं, वो शासन प्राप्त करने के लिए अब क्या है, एक प्रकार से फ्रांस की सहायता लेंगे, ब्रिटिश की सहायता लेंगे सत्ता प्राप्त करने के लिए। यही तो कमजोर कड़ी है हमारी। अतः दोनों व्यापारिक कंपनियों का गठजोड़ क्षेत्रीय शासकों के साथ प्रारंभ हो गया। इसको कहते हैं कूटनीति, क्या है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स। तो इसी बीच होता है कर्नाटक का युद्ध। भारत में क्या है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को क्या है, कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से लेके 48 तक, 2 साल तक। उसके बाद जो कर्नाटक का सेकंड युद्ध है वो हुआ 50 से लेके 52 तक, ये भी 2 साल चला। और कर्नाटक का जो तृतीय है वो है 1758 से लेके 1763 तक, ये कुल मिला के 3 साल चला। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में बात करें तो क्या है, एक्साला चेपल की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय की बात करें तो अनिर्णय था, मतलब कोई निर्णय नहीं लेकर कौन जीता कौन हारा। और जो तृतीय युद्ध था वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारियों के युद्ध के साथ आरंभ होता है। गृह सरकारों के आदेश के बावजूद दोनों कंपनियों के बीच 1746 में भारत में भी क्या है, युद्ध शुरू हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये लड़ रहे हैं आपस में।
लेकिन यहां व्यापारिक कंपनियों को नहीं बोला गया था कि आप युद्ध करें, यहां व्यापारियों को नहीं बोला था कि आप भारत आके युद्ध करें। लेकिन भाई व्यापारी में भी क्या गजब का संगठन है और क्या मतलब लाभ की आकांक्षा है कि यहां भी लड़ रहे कि भैया हम तो लड़ेंगे। तो यहां भी लड़ रही 1646 में अंग्रेज कैप्टन बर्नर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर युद्ध का तत्कालीन कारण ये था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करें तो मुख्य कारण क्या था? कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष था। और पहले में कर्नाटक की युद्ध का क्या कारण था? तो भैया पहले में क्या था कि अंग्रेज जो कैप्टन है बर्नर्ड के नेतृत्व में क्या है, अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों का कब्जे में कर लिया था उसको। ये था पहले कर्नाटक युद्ध का कारण। और सेकंड क्या था कि कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष हो रहा था। तो कर्नाटक के जो नवाब है क्या है, फ्रांस के लिए क्या है, चांद साहब का समर्थन किया। वहीं अंग्रेजों ने क्या है, अनवरुद्दीन का समर्थन किया। तो दोनों कंपनियां हैं और दोनों अलग अलग व्यक्तियों को समर्थन कर रहे हैं कर्नाटक के नवाब के लिए। दक्कन के सूबेदार के लिए फ्रांसीसियों ने क्या है, मुजफ्फर जंग का समर्थन किया और वहीं क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, नासिर जंग का समर्थन किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हो रहा है दोनों का। चांद साहब एवं फ्रांसी सेना के संयुक्त रूप से क्या है, अनवरुद्दीन को हरा दिया। यहाँ पर क्या है, चांद साहब जीत गए और ये यहाँ पर फ्रांसीसी जिसको सपोर्ट कर रहे थे और अंग्रेज अनवरुद्ध जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो हार गया। चांद साहब कर्नाटक का नवाब एवं मुजफ्फर जंग को क्या है, दक्कन का सूबेदार बन गया और ये अनिर्णायक युद्ध रहा। कर्नाटक की तृतीय युद्ध की बात करें तो 1656 में ईस्वी में क्या होता है, यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच शांति समाप्त हो गई। ठीक है, इस युद्ध में क्या है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया। इस युद्ध के हार के बाद भारत में क्या है, फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अब टोटली जो राज करेंगे वो करेंगे कौन, अंग्रेज। क्योंकि उन्होंने क्या है, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया और अब फ्रांसीसियों का जो अस्तित्व है वो यहाँ से खत्म हो गया। थोड़े से बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी हारे थे उनके हारों को क्या कारण रहे। तो जो फ्रांसीसी कंपनी एक तो सरकारी कंपनी थी, इसके लाभ एवं हानि के प्रति क्या है, कंपनी के डायरेक्टर का उदासीन था। ठीक है, यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना था। यूरोप में क्या है, संघर्ष चल रहा था तो फ्रांसी भी क्या है, यहाँ पर क्या उलझे थे। भारत में क्या है, कंपनी की गतिविधियों का अधिक ध्यान न देना, ये भी हार के कारण है। अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण था, जहां से क्या है उसे अंग्रेजों को क्या है, धन की क्या अपार क्या है प्राप्ति होती थी, जबकि फ्रांसीसी के पास पौंडीचेरी एवं ऐसे अन्य स्थान से जहां पर क्या है सीमित मात्रा में धन प्राप्त होता था। अंग्रेज कंपनी का राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व फ्रांसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था। और फ्रांसीसी पराजित हुए हैं उसका एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि क्या है, उनकी जो कमजोर नौसेना थी, है ना। वाल्टर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जो जल शक्ति का इतना नुकसान हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस के पास एक भी जलपात्र नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली एवं सक्षम सेना थी। तो भैया इसका नुकसान हो गया। जब सप्तम वर्षीय युद्ध चल रहा था तो वहां पर क्या है, जो फ्रांस की स्थिति क्या है, बिल्कुल एक दुर्बल हो गई और इसी में क्या है, अंग्रेजों ने फायदा उठाया और यहाँ पर क्या है, फ्रांसीसियों को हरा दिया। अब हम बात करें भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण उन्होंने किस प्रकार से फ्रांसीसियों को हराया। तो उत्कृष्ट हथियार थे उनके पास। 18वीं शताब्दी में क्या है, भारतीयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार बेहद धीमे और भारी थे, जबकि अंग्रेजों द्वारा क्या है, प्रयोग की जाने वाली यूरोपीय बंदूकें एवं तोपें इन पर भारतीय हथियारों के बजाय अत्यंत उत्कृष्ट थे। सैन्य अनुशासन था एवं कंपनी के विभिन्न
क्या इकाइयों में समन्वय था, कुशल नेतृत्व था, क्लाइव, हेस्टिंग, मनरो, आयकुट जैसे प्रथम श्रेणी के क्या है कुशल नेतृत्व करता थे, व्यक्ति सुदृढ़ता थी, राष्ट्रीय भावना थी। थोड़ा सा फ्रांसिस डुप्ले के बारे में बात कर देते हैं। फ्रांसिस डुप्ले कौन था? तो डुप्ले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सेवा में क्या है भारत आया था, ठीक है। उसे 1771 में क्या है चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया था। डुप्ले की क्या है कार्यकुशलता को देखते हुए उसे 1771 में क्या है अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पांडुचेरी का गवर्नर भी बना दिया था। और क्या उसके बाद अगर हम बात करें 1754 तक अपने पद पर रहा, किंतु क्या है बाद में त्रिचनापल्ली में क्या है फ्रांसीसी कंपनी की पराजय होने के बाद 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया था। अब बात करें कि 1654 में क्या है यद्यपि फ्रांस कंपनी एक प्रकार से विजय रही, किंतु अब क्या है अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली इस युद्ध में बच गया था और उसने क्या है त्रिचनापल्ली में शरण ली थी। कर्नाटक के प्रारंभिक दोनों युद्धों में क्या है डुप्लो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए फ्रांसिस कंपनी को क्या है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर विजय दिलाई थी। किंतु डुप्ले ने अपने कार्यकाल के दौरान दो बड़ी भूलें की। तो कौन कौन सी बड़ी भूलें की? पहली भूल अपने फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, ठीक है। दूसरी भूल क्या है? जिससे कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो गया। भैया तो छूट दे दी पहले तो उन्होंने क्या है अधिकारी और कंपनी को निजी व्यापार करने की। दूसरा क्या है डुप्ले ने दक्षिण भारत की ओर अपना अधिक ध्यान केंद्रित किया, किंतु इसके लिए उसके पास कोई ठोस एवं सुदृढ़ नीति नहीं थी। भैया दक्षिण भारत क्या है एक प्रकार से बड़ा कठिन क्या बोलते स्टेट है, औरंगजेब गया था वहां से हार के आ गया। इसके बाद इसके अलावा डुप्ले दक्षिण भारतीय के प्रांतीय राज्यों के आंतरिक संघर्षों में अधिक हस्तक्षेप करने के कारण उलझा रह गया था। ये गलती हमारे औरंगजेब ने की थी। इस कारण से कहा वह निजी किसी एक विशेष प्रदेश पर क्या ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। यही कारण है कि अंततः डुप्ले को 1654 में वापस बुला लिया गया था। वस्तुतः राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अवधारणा का सूत्रपात मूलतः डुप्ले द्वारा दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में सहायक संधि विकसित, हालांकि उसका यह प्रयोग नहीं कर पाया था। भारत में सहायक संधि को विकसित एवं सुव्यवस्थित प्रयोग लॉर्ड विलिस्बी के द्वारा किया गया 1798 में। डुप्ले प्रथम यूरोपी था जिसने क्या है भू क्षेत्रीय अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में क्या है भाग लेना की नीति आरंभ की। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया, ये भी थी। पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखी थी डुप्ले ने। तो यहाँ पर क्या है एक प्रकार से हमारा ये जो है कंपनियों का सिलसिला वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा ब्रिटिश सत्ता है वो अब यहाँ पर क्या है राजनीतिक मोड़ लेगी। यहाँ तक तो व्यापारिक मोड़ था और फ्रांसिस को हराने के बाद मैदान साफ है, और मैदान साफ होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर क्या है कुल मिला के अब 200 साल का क्या है हमारे पास गुलामी आने वाली है अंग्रेजों की। तो वो आने वाली है हमारे भारत पर, और किस प्रकार से गुलाम करती है हमको और किस प्रकार से क्या है राजनीति अब यहाँ आपने दिखाती है क्या है जो हमारी कूटनीति से किस मतलब राजाओं को हराएगी। वो ये सब हम देखेंगे। बंगाल के नवाब के क्या करती है ना, उसके बाद अवध के नवाब क्या करती है, तो ये सब हम कहानी देखेंगे। तो ये सब कहानी और जानने ये चलती रहेगी आगे।